वंदे। आज के इस युवा संवाद कार्यक्रम में मंच पर विराजमान केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री माननीय श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव स्कूल शिक्षा विभाग श्री राजेश यादव जी, विधायक बीकानेर पश्चिम श्री जेठानंद व्यास जी, विधायक खाजूवाला श्री विश्वनाथ मेघवाल जी, विधायक डूंगरगढ़ श्री तारकचंद सारस्वत जी, विधायक कोला श्री अंशुमान सिंह भाटी जी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष बिहारीलाल बिश्नोई जी, सभी हमारे अधिकारीगण, सभी मेरे ऊर्जावान युवा भाई और बहनों, आज बीकानेर में स्वतंत्रता दिवस का प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम था। मेरे मन में यह विचार आया कि मैं कार्यक्रम के बाद युवाओं से संवाद करूं, क्योंकि जहां भी मैं जिले में जाता हूं मेरे को लगता है कि युवाओं से संवाद करना चाहिए, क्योंकि युवा संवाद एक ऐसा संवाद होता है, क्योंकि युवा चाहे शिक्षा ले चुका हो या शिक्षा ले रहा हो, उसके मन में भविष्य की चिंता रहती है, और भविष्य की चिंता नहीं रहती है तो माता पिता याद दिलाते रहते हैं। दिलाते हैं कि नहीं दिलाते? नहीं कि भी इधर उधर होते हो तो माता पिता कहते हैं कहां चले गए, आज जल्दी क्यों सो गए, आज लेट क्यों उठे हैं। ये सारे विषय आते हैं नहीं आते हैं? मेरे युवा साथियों, मैं आपसे आपके मन की बात, जो आपकी जिज्ञासा है, आपके विचार हैं, उनको पूरी तरह से हम खुले मन से विचार करते हुए, माता पिता का सहयोग लेते हुए, गुरु का सहयोग लेते हुए हमें किसी ना किसी निर्णय पर पहुंचना चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं कि युवा का ये जो उम्र होती है उसमें डिसीजन पावर की कमी होती है, क्योंकि कभी वो इधर देखता है तो कभी इधर देखता है। क्लास में बच्चे होते हैं, कोई किस तरह की बात करता है, उसको कुछ बनना है, कोई दूसरे को कुछ बनना है। मेरे मन में परिवार का कोई संस्कार आता है कि जो मेरे पिताजी हैं, चाहे वो प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, या कोई अपना निजी काम करते हैं, तो 50% वो कल्पना मेरे मन में आती है। क्योंकि वो कल्पना इसलिए आती है कि उस काम को मेरे पिताजी, मेरे चाचा जी, मेरी माता जी, मेरे कोई परिवार में से कोई मेरे रिलेशन में किया होता है। यही होता है कि नहीं होता है? तो हमारी होती है कि हम इसमें हैं तो इसमें भी आ सकते हैं। 40% उनके मन में ये बात रहती है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर कहेगा मेरे को तो डॉक्टर ही बनना है। घर में अगर एडवोकेट है, वकील साहब हैं, तो वो ये कहेंगे कि मेरे बाद इतनी फाइलें इनको कौन संभालेगा, इसलिए आप इसमें आ जाएंगे। अधिकारी वर्ग है तो वो ये कहेगा कि ये ठीक है, इसमें आप आइए। मेरे युवा साथियों, मैं आपसे यही कहूंगा कि आप अपनी रुचि, आपके मन में जो विचार है, आप जो बनना चाहते हैं,
आप उस पर निर्णय करिए और आगे बढ़िए। अगर आप उस पर आगे बढ़ेंगे तो क्योंकि आपने वो स्वयं ने चुना है, इसलिए उसमें रुचि आपकी बहुत बढ़ जाएगी। और कोई भी काम छोटा नहीं है, बस उसका मन बनाना, दृढ़ इच्छा शक्ति से काम करना, वो आपकी कामयाबी तक पहुंचाने का काम करेगा। साथियों, लगातार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम युवाओं की नई नई पहल कर रहे हैं। हमारा युवा कैसे आगे बढ़ सकता है, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। लेकिन हमें यह भी देखना पड़ेगा कि युवा हमारा क्या चाहता है, युवा के मन की इच्छा क्या है, युवाओं के विचारों को, युवाओं की आकांक्षाओं को, उनके सामर्थ्य का मंच मिले। और यह मंच जब मिलेगा, जब आप अपनी बात कहीं ना कहीं कहोगे, किसी ना किसी माध्यम से आपकी बात पहुंचाओगे। और यह बात पहुंचाने का माध्यम आपका माई भारत पोर्टल भी हो सकता है, जिसमें आप अपनी बात पहुंचा सकते हैं। वो आपका सरकार की योजनाओं के माध्यम से भी उसको पहुंचा सकते हैं। मेरे भाइयों, समस्याओं से भागने की बजाय हमें समाधान खोजना आवश्यक है। और इसीलिए हम कहते हैं कि लगातार हमारी सरकार भी युवाओं के लिए काम कर रही है। आप देख सकते हैं पूर्व सरकार में किस तरह के हल हुए थे, लगातार पेपर लीक हुए थे, लेकिन हमने उनको भी रोका। ऐसे लोगों को जेल की सलाखों में भी पहुंचाया। लगभग 500 लोग ऐसे हैं जिनको सलाखों में बंद किया। 410 पेपर हो गए, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। हमने युवाओं के लिए कहा था कि हम 4 लाख सरकारी नौकरी देंगे, तो हम 1,78,000 दे चुके, कल और देने वाले हैं और उसमें जुड़ जाएंगे। 1,32,000 प्रक्रियाधीन है जिनकी परीक्षा हो गई, कुछ की परीक्षा होने वाली है, फॉर्म भर गए, 70,000 की वैकेंसी और निकाल दी, आने वाले समय में और निकल जाएगी। लेकिन ये सरकारी नौकरी, ₹4.5 लाख से ज्यादा हमने जो राइजिंग राजस्थान किया उसमें इन्वेस्टमेंट आया। 4.5 लाख युवाओं को प्राइवेट क्षेत्र में रोजगार देने का काम किया। लेकिन मित्रों, क्या हम इससे पूर्ति कर सकते हैं? मेरे युवा साथियों, मैं आपसे एक बात जरूर कहूंगा, और मैं अक्सर जाता हूं, मैं वहां भी उस बात को मैं कहता हूं कि राजस्थान में बहुत अपॉर्चुनिटी है। राजस्थान जैसा प्रदेश दूसरा कोई नहीं है, ये कहने में मुझे कोई हिचक नहीं। आप अपना क्षेत्र चुनिए, हम किस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं? आप कला संस्कृति में करना चाहते हैं, आप पर्यटन में करना चाहते हैं, आप मिनरल में करना चाहते हैं, आप हमारे यहाँ जो पैदावार होती है उसकी प्रोसेसिंग यूनिट लेकर के काम बढ़ाना चाहते हैं। आपको उससे पहले यह भी सोचना पड़ेगा कि मैं नौकरी करने वाला बनूं या नौकरी में देने वाला बनूं। यह भी बड़ा विचार। एक तरफ तो मुझे यह है कि साहब नहीं, मुझे तो सरकारी नौकरी ही करनी है, इसके लिए मुझे मेहनत करिए, तो उसके लिए मेहनत करो, पढ़ाई करिए। लेकिन आपको लगता है कि मैं राजस्थान के कुछ युवाओं को रोजगार देने का भी काम करूं, उस और कदम बढ़ाइए, प्रोजेक्ट बनाइए। हमारी सरकार पूरी तरह से उसके लिए तैयार है। मित्रों, मैं
ये भी कह सकता हूं कि हम राजस्थान के अंदर 36 नीतियां लेकर के आए हैं, 36 नीतियां हम 2.5 साल के अंदर, और उन नीतियों को लाने का मकसद हमारा यह है कि राजस्थान में हर व्यक्ति किस क्षेत्र में काम करना चाहता है उसे कहीं भटकना नहीं पड़े, नीति के आधार पर वो काम करे। आपने देखा है कि राजस्थान के अंदर 85 प्रकार के तो मिनरल निकलते हैं, यह क्या नहीं निकलता। इस राजस्थान की मिट्टी में सब कुछ है, यहां सोना भी है, लोहा भी है, चांदी भी है, तांबा भी है और बहुत सारे हैं। अब तो रेयर अर्थ भी है जो दुनिया में कहीं नहीं है, वो राजस्थान के अंदर है। हम चाहते हैं कि हमारा युवा उसका उपयोग ले, उस क्षेत्र में हमारे युवा आगे बढ़े। आपने देखा पर्यटन के क्षेत्र में भी राजस्थान जैसा प्रदेश कहीं नहीं मिलेगा। क्या नहीं है, दुनिया के लोग राजस्थान में आते हैं। राजस्थान में बड़े बड़े किले हैं, बड़े बड़े महल हैं, हमारी ऐतिहासिक हवेलियां हैं। राजस्थान में डेजर्ट है तो राजस्थान में झील भी है। अगर राजस्थान में अभ्यारण्य की बात करें तो राजस्थान में अभ्यारण्य भी है। टाइगर देखना है तो रणथंभौर आइए, सरिस्का आइए, रामगढ़ बिसारी जाइए। लेपर्ड देखना है तो झालाना आइए, रामगढ़ में आइए। अगर आपको पक्षी देखने हैं तो केवलादेव नेशनल पार्क भरतपुर जाइए, नैनीताल छापर में आइए। आपके यहाँ बारिश होती है तो आपके यहाँ भी कई प्रकार के पक्षी बीकानेर में भी आते हैं। मेरे भाइयों, राजस्थान की हर क्षेत्र में अलग अलग डिमांड है, हमें क्या करना है, क्या आवश्यकता है। हमने कहा राजस्थान में एग्रीकल्चर की दृष्टि से देखोगे तो राजस्थान उसमें मजबूत है। आप कहोगे आप कृषि की तरफ ले जा रहे, अरे भाई कृषि की तरफ नहीं जाए तो उसकी प्रोसेसिंग यूनिट पर तो आइए, उसकी प्रोसेसिंग यूनिट लगे। आपके यहां मूंगफली होती है लेकिन मिल एक ही बताई मेरे को, एक ही है बीकानेर के अंदर, प्रोसेसिंग यूनिट ही नहीं है। हमारी मूंगफली एक दो ही है, लेकिन हम यहां से बाहर जाती, उनको हम कैसे करें। आपके पड़ोस में हनुमानगढ़ गंगानगर में किन्नू होता है, वहां प्रोसेसिंग यूनिट की आवश्यकता है। आप देखिए जैसलमेर में डेजर्ट भी है तो खजूर भी सबसे नंबर 1 है। जो दुबई से आता है उससे अच्छा है खजूर जैसलमेर का। उसके हम ठीक प्रकार से उसकी प्रोसेसिंग यूनिट लगाएं, अच्छा पैकिंग बनाएं तो वही हमारा बहुत अच्छा जाएगा। ये पोल राजस्थान में बालोतरा में देखो तो अनार है, हमारा सबसे बेस्ट क्वालिटी का अनार अगर कहीं है तो मेरे बालोतरा में होता है। मसाले जितने राजस्थान में पैदा होते हैं कहीं नहीं होते, कोई भी मसाला नहीं जो राजस्थान में पैदा नहीं होता, लेकिन हमारे पास प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है। हमने ग्राम विकास बाढ़ विकास के माध्यम से उन प्रोसेसिंग यूनिटों को हम लगवाने का काम कर रहे हैं। अभी मेरे भाई ने बताया पशुपालक के रूप में किस तरह से काम होना चाहिए। हम जब आए थे तो राजस्थान के अंदर 34 लाख लीटर दूध डेली का आता था, आज वो बढ़कर के 46-47 लाख लीटर दूध हमारा राजस्थान के अंदर हो गया। हमने सब जगह डेयरी को बढ़ाने का काम कर रहे, जो 50,000 का था उसको 1 लाख का कर दिया, 1 लाख का था उसको 2 लाख का कर दिया, 2 लाख का 2.5 लाख का कर दिया, 2.5 का 3 कर दिया। तो हमें हमारे युवाओं को रोजगार देने के लिए साधन संसाधन आवश्यक है, इसलिए हमने युवाओं को युवा नीति लेकर भी आए। युवा नीति में भी हमने प्रोत्साहन करने का काम युवाओं को कर। हम बिना ब्याज के आपको 50 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक का हम लोन आपको दे रहे। अरे आप सोचिए, और इसमें आपका परिवार भी साथ देता है। नौकरी में तो आप अकेले जाते हो, लेकिन अगर आप खुद का कोई कारोबार लगाते हो तो उसमें परिवार के भाई बहन और पिताजी माताजी वो भी आपको सहयोग करने के लिए तैयार रहते हैं, वो भी आपको समय समय पर सहयोग करेंगे। अगर आप पढ़ाई करोगे नौकरी लगेगी तो वहां तो वो कोई सहयोग नहीं करेंगे, आप जाइए ड्यूटी निभा करके आ जाइए, है कि नहीं। हम चाहते हैं कि हमारा राजस्थान का युवा
खुद का रोजगार सृजित करें। हम चाहते हैं कि हमारा राजस्थान का युवा अगर उसको ठीक प्रकार से रोजगार मिल जाएगा तो वो राजस्थान में अपने घर के पास ही रहेगा, माता पिता की सेवा करेगा, घर परिवार में रहेगा, तो कैसा रहेगा? नहीं तो कई युवा ऐसे हैं, क्योंकि आजकल देखते हैं कि माता पिता के 1 या 2 बच्चे हैं, एक वहां चला गया, एक वहां चला गया, अब माता पिताजी अकेले रह गए। अगर वो बीमार हो गए तो उनको भी देखने वाला कोई नहीं। होता है कि नहीं होता, बताइए? हम चाहते हैं कि माता पिता के संस्कार ऐसे होते हैं, वो जब तक जिंदे रहते हैं, वे 80, 90, जिनमें 100 साल के, फिर भी हमें उनके संस्कार मिलते हैं। हमने हमारे माता पिता के संस्कारों को भूलना नहीं, और ये भी नहीं भूलना है कि हमें माता पिता की सेवा नहीं करनी। हमारे माता पिता हमारे लिए जीते जिंदे भगवान हैं, उनकी सेवा करना बहुत बड़ा काम है। मेरे भाइयों, इस देश की संस्कृति दुनिया की निराली संस्कृति, दुनिया के लोग इसमें आए लेकिन वो इस पर कोई प्रभाव नहीं डाल सके। वो आकर के इसी संस्कृति में समा गए। हमारा प्रभाव उनके ऊपर रहा, कभी पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं रहा। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमें गौरवान्वित होना चाहिए। हमारी विरासत पर, हमारी संस्कृति पर हमें गौरवान्वित होना चाहिए, और हमेशा हमारी संस्कृति को केंद्र में रखते हुए हमें काम करना चाहिए। हमारे उन महापुरुषों से हमें बहुत बड़ा ज्ञान मिलता है। हमारे महापुरुषों से हमें बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। यही नहीं, हमें जीवन जीने की कला उनसे मिलती है। आप अगर हमारे गीता को पढ़ोगे, रामायण को पढ़ोगे, वेदों को पढ़ोगे, उपनिषदों को पढ़ोगे, हमारे जो महापुरुष हैं उनके चरित्र के बारे में पढ़ोगे, उनके विचार पढ़ोगे, तो निश्चित रूप से हमको अनुभूति होगी और हमको एक मार्ग दिखाने का काम हमारे वो महापुरुष हमको करते हैं। मेरे भाइयों, बड़े इसलिए नहीं बनते कि हम ऐसी संस्कृति को अपना लें, ऐसे विचार को लेकर के चलें जब माता पिता का आधार नहीं हो, परिवार का आधार नहीं हो, गुरुओं का सम्मान नहीं हो और हमारे बुजुर्गों की धाती नहीं हो। वो हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए जो हमारे बुजुर्गों की धाती है, हमारे पूर्वजों के संस्कार हैं और हमारे देश की संस्कृति है, जो हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, संतों ने, हमारे पूर्वजों ने जिसको समाहित करते हुए रखा है। हमें उस आधार पर चलना है, लेकिन नई उपयोग को हमें उसी आधार पर करना है। लगातार आप देख रहे हैं, आज भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, क्योंकि हमारी सरकार भी कर रही है, हमने हर ग्राम पंचायत के अंदर अटल ज्ञान केंद्र की स्थापना के लिए हमने 5000 पंचायतों में हमने स्टार्ट किया है। उस अटल ज्ञान केंद्र में ई लाइब्रेरी होगी, 2 लोग होंगे, ई मित्र का भी काम करेंगे। मेरा कोई युवा भाई बहन अगर गांव में रहता है तो वो फॉर्म भी वहीं भरेगा, वहीं वो पढ़ेगा, वहीं उसका उपयोग लेगा और वहीं उसकी क्लास भी लगेगी, ऑनलाइन क्लास। वो काम भी हम करेंगे, उसके लिए भी हम काम करेंगे। मित्रों, आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कहीं के माता पिता की स्थिति ठीक होगी, जो आप मांगते होंगे उतना आपको दे देते होंगे, लेकिन कई माता पिता ऐसे भी हैं कि जो आप युवाओं की इच्छा को पूर्ति करने के लिए उसको किसी ना किसी का सहारा लेना पड़ेगा। मेरे भाइयों, हर माता पिता चाहता है, हर माता पिता के अंदर ये भाव होता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी आगे बढ़े, वो कहीं से लाए लेकिन आपको कमी नहीं रहने देगा। उसको कुछ भी करना पड़े लेकिन बच्चों के लिए वो समर्पित भाव से काम करता है। वो बच्चों के लिए कहीं उसे अपमान भी सहना पड़े तो वो अपमान सहता है। 4 बार मांगने पर भी नहीं देता तो 5 बार भी
किसी व्यक्ति के पास पहुंच जाता है कि नहीं भाई मेरी बेटी का काम है, मेरे बेटे का काम है, ये तो आपको करना पड़ेगा। ये मित्रों, उनकी इन बातों को हमें सोचना पड़ेगा, हमें उनके प्रति भाव क्या रखना है ये सोचना पड़ेगा। और जब हम ये सोचेंगे तो निश्चित रूप से उनके अंदर जो भाव है उसको आप पहचान पाओगे कि माता पिता का भाव कैसा होता है। क्योंकि अक्सर मैं इस बात को इसलिए भी कहता हूं कि आपको भी उस श्रेणी में एक ना एक दिन आना है कि नहीं माना है। आपको भी किसी ना किसी दिन माता पिता बनना है। आपके जवाब आपको तुरंत लौट करके आएगा। आप जितना माता पिता का सम्मान करेंगे आपका सम्मान भी उतना ही होगा। आप ये समझें कि मैं तो माता पिता का सम्मान नहीं करूं और आने वाली पीढ़ी मेरा सम्मान करेगी, ये उठा के रख देना। आप जैसा व्यवहार करोगे उससे ज्यादा वो व्यवहार करेंगे। आप अच्छा करोगे तो उतना अच्छा पाओगे, और आप अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ करोगे तो उससे डबल गड़बड़ करेंगे वो, चाहे कोई कैसा भी मन में सोच ले। क्योंकि अब नहीं दिखता है, समय दिखा देता है। और ये मैं मेरे अनुभव से बता रहा हूं। जिसने माँ बाप की सेवा नहीं की, माता पिता की बात नहीं मानी, उसकी कोई नहीं मानेगा। और तो क्यों मानेगा, लेकिन वो आने वाली पीढ़ी आपकी नहीं मानेगी। मेरे भाइयों, हमें किस तरह से संस्कारित भी बनना है, अपनी संस्कृति को भी जीवित रखना है और अपने माता पिता की सेवा करते हुए हमें आगे भी बढ़ना है। आज ही माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वाधीनता दिवस के अवसर पर युवाओं हेतु मुफ्त ऑनलाइन मुफ्त कोचिंग की सुविधा कहने की बात कही है। 1 करोड़ युवाओं को एआई का प्रशिक्षण दिया जाएगा। ओलंपिक खेलों में भारत के पदक बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रतिभाओं की खोज की जाएगी। हम चारों तरफ ये काम कर रहे हैं, लगातार हम ये काम कर रहे हैं। मेरे युवा साथियों, आज के मौके पर मैं आप सभी से इतना ही कहना चाहता हूं, इस विकसित भारत 2047 के लिए, विकसित राजस्थान 2047 के लिए आपको एक दिशा लेकर चलना होगा। आपको दृढ़ इच्छा शक्ति से मजबूती के साथ चलना होगा और आने वाले समय के आप कर्णधार हैं। आपको राजस्थान की मजबूती, क्योंकि उस समय तक अर्जुन जी और हमारी उम्र तो काफी हो जाएगी। विकसित भारत 2047 जब 100 साल आजादी के होंगे तो को आप ही लेकर के जाओगे, आप ही पूरी तरह से उसको बनाओगे, ऐसा मुझे विश्वास है। पुणे में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम में आए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करती हूं और उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपना अमूल्य समय निकालकर अपने गौरव